नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अभिनय सिंह है। मैं टावर 27 का रेसिडेंट हूँ। मेरा वैलेट नंबर 1 है। मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा जर्नी के बारे में, हम क्या थे, क्या हैं, कैसे करना है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो एज ए ह्यूमन बीइंग अगर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा फिलोसफिकल स्टार्ट करना चाहूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, एंड 2 मिनट चाहूँगा आप लोगों का। तो आदमी की हमेशा ये होती है कि प्रगतिशील होता है और प्रगति के पथ पे आगे बढ़ना चाहता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एज ए लोटस बुलीवर्ड, एज ए सोसाइटी, जब ये सोसाइटी बनी थी हम लोगों के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, बहुत डिफरेंट बातें थी। तब सपना हुआ करता था कि किसी तरीके से ये टावर कंप्लीट्स हों, किसी तरीके से लोगों के घर मिले। आज हम वहाँ से उठ करके एक स्वतंत्र एलबी की ओर आ चुके हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा सपना एक साकार हुआ है कि एक एओए आ चुकी है यहाँ पे, और एओए का निर्माण हो चुका है, जिसमें पिछले 3-4 साल से लोग आए और लोगों ने काफ़ी हद तक कार्य किए। अब सबसे बड़ा हमारा सपना क्या होना चाहिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने काफ़ी हद तक काफ़ी माइलस्टोन को अचीव कर लिया है डिफरेंट एओएस के थ्रू। मेजर माइलस्टोन सबको पता भी है कि क्या हुए हैं, उस पर ना जाते हुए मैं इस पे आना चाहूँगा कि अब हमारा सपना क्या होना चाहिए। सबसे बड़ा सपना मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों का सपना ये होना चाहिए कि लोटस बुलीवर्ड को नोएडा के अंदर बेस्ट सोसाइटी बनाने का सपना है। उस सपने को साकार करने के लिए एक कहीं ना कहीं हमारा एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, विज़न होता है, मिशन स्टेटमेंट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी लीडरशिप की इधर उधर की जगह पे बातें होती हैं, बट बहुत छोटे छोटे स्टेप्स के साथ हमको उस विज़न के साथ जाना चाहिए। सपना बहुत बड़ा है कि लोटस बुलीवर्ड नोएडा के अंदर या देश के अंदर नंबर 1 अग्रणी सोसाइटी का हिस्सा रहे, और हम सब डेफिनेटली यहाँ के सोसाइटी ओनर्स हैं, तो हम उसके पार्टिसिपेट करेंगे, रहेंगे। वो एक हमारा लॉन्ग टर्म विज़न है। उस विज़न को अचीव करने के लिए प्रोबेबली ये साल नहीं होगा, लेकिन हाँ, मैं ये निश्चित चाहूँगा कि मैं या मेरे आगे जो भी बैटन लेगा वो इस दिशा में कार्य करे, उस तरीके से लेकर के। इस साल के अगर मैं बात करूँ तो इस साल हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, विज़न जैसे है, तो साथ के साथ कंटिन्यूअस, क्योंकि वोलाटाइल इंडस्ट्री है, वो का वर्ल्ड जिसे बोलते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूअसली चेंजेस आ रहे हैं। अभी सबसे बड़ा अगर मैं बात करूँ तो पॉल्यूशन इज़ वेरी एनसीआर के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट कंटिन्यूअस उस पर काम भी कर रही है। सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो कि इस पे रेगुलर बेसिस पे अथॉरिटीज़ हैं, जो रेगुलेटरीज़ हैं, वो काम कर रहे हैं। उसी के सिमिलरली अगर मैं जाता हूँ तो हमारी एक जो निकटतम चैलेंजेस जो मैं देख पा रहा हूँ एज ए विजन या मिशन, भी उसको हमें बनाना पड़ेगा डेफिनेटली, कि यहाँ पे लोटस बुलीवर्ड में हमारे जो जनरेटर्स हैं, जो पावर बैकअप हमें देते हैं, जाड़ों में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट गर्मियों में डेफिनेटली जनरेटर की रनिंग आवर्स 4-5 घंटे तक चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से। उन 4-5 घंटे के रनिंग आवर्स में जो हमारा कार्बन एमिशन नॉर्म है, जो कार्बन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एज ए सोसाइटी, जो पृथ्वी को दे रहे हैं, वो सारे के सारा बहुत हायर साइड पे दे रहे हैं। उसको हमें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नॉर्म्स में ने बोला है, सीपीसीबी ने बोला है कि उसको इमीडिएट बेसिस पे आप रिड्यूस करो। एज ए नॉट लोटस बुलीवर्ड, एज ए कंप्लीट दिल्ली एनसीआर में वो लागू होने वाला है। गैस जनरेटर इज गोइंग टू कमिंग अप विद इन 6 months फ्रेम ऑफ टाइम। मैक्सिमम उसमें एक्सटेंशन मिलेगा, 2 महीने 3 महीने मिलेगा। तो क्या हम वाकई में उस चीज़ को लेकर के प्रिपेयर हैं? जो हमारे सबसे बड़ा ज्वलन आने वाला है गर्मियों के दौरान, ये फिर से हमें प्रॉब्लम आएगी। एक आएगा अथॉरिटी की तरफ से हमारे पास लेटर कि भैया इसको बंद कर दिया जाए, जनरेटर आप नहीं चला सकते हो अगर आपके पास अपडेटेड सीपीसीबी 4 नॉर्म्स के या गैस इंजन के हैं कि नहीं है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव इस बार का वो है, मेरी प्रिपेयरनेस ये है कि एक फ्यूचरिस्टिक प्लान लेते हुए कि हमको उस पर फोकस करना और इमीडिएट उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। वी डोंट हैव चॉइस नाउ, विद इन 3-4 months, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे सिविल इंफ्रा की बात लोग कर रहे हैं कि ऑडिट होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। एक थोड़ा सा सिविल में टेक्निकल घुसूंगा। एक कोई भी सिविल स्ट्रेंथ, आरसीसी जो कॉम्पैक्ट होती है, आरसीसी की एक सर्टेन लाइफ होती है, वो डिज़ाइन किया जाता है, एक सर्टेन रेशियो के हिसाब से डिज़ाइन होता है, उसी हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होती है कि नंबर ऑफ ईयर कितना चलेगा। सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं, उस कैलकुलेशन पे ना जाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, अप्रॉक्सीमेटली एवरेज लाइफ ऑफ ए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इज 100 years। बट पानी किसी भी सीमेंट और सरिये का दुश्मन होता है। जो हमारे बेसमेंट में एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं, उन एक्सपेंशन जॉइंट्स में पानी, स्पेशली अभी बारिशें आती हैं या बहुत सी टाइम पे वो नीचे बेसमेंट लीकेज बने हुए हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इस साल का मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि इस एक्सपेंशन जॉइंट्स को, पीछे हमने AOA 1 के टाइम पे भी हमने सैम्पल बेसिस पे टावर 16 पे किया, AOA 3 आई, 2 आई, उन्होंने भी अलग अलग जगह पे सैम्पलिंग की और मेरे ख्याल से कुछ जगह पे सक्सेस भी मिली है।
तो ये सारी जगह ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, हमें पता है। हमारे टोटल 28 से 29 टावर हैं, उन 28-29 टावरों के बीच में कहाँ कहाँ पे वो एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं जिसको इमीडिएट बेसिस पे हमें अटैक करके क्लोज करना पड़ेगा। बिकॉज हमारी कहीं ना कहीं सोसाइटी भी अब 10 साल की हो चुकी है, जिसका हमने एक अच्छा अभी उत्सव भी मनाया था कुछ दिनों पहले। तीसरा मेरा एजेंडा जो रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर्स की चिपिंग जो यहाँ पे धीरे धीरे चिप्ड आउट हो रहे हैं, वो सारे रिपेयर्स मेंटेनेंस मांग रहे हैं, उनको रिपेयर मुझे करवाना है। क्योंकि ये एक दो चीज़ होती है, कहीं ना कहीं ब्यूटिफिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रेजेंटेशन एक बहुत मैटर करता है। तो एज ए सोसाइटी हम भी कंपटीशन कर रहे होते हैं दूसरी सोसाइटी से अक्रॉस नोएडा, अक्रॉस इंडिया, कि हाँ वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी हमें बनाना है। तो ब्यूटिफिकेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसमें प्लास्टर चिपिंग स्ट्रेंथ भी लेकर के आती है, जो उखड़ रहे हैं प्लास्टर एक्सटर्नल, प्लस लुक्स भी खराब कर रहा है सोसाइटी का। बहुत जगह टावर 8 में इशूज़ हैं, टावर 9 के पास सामने, टावर 28-29 में, तो बहुत से लोकेशंस में इस तरीके के हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बस पैरामीटर अगर मैं बात करूँ तो पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ अर्जेंट होती है, तो हमें वो प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा कि अर्जेंट इंपॉर्टेंट बनाने के साथ साथ कैसे चलना है। तीसरे के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, चौथा मेरा जो एक एजेंडा या मैं जो मेरा ऑब्जेक्टिव है एज ए विज़न, एलबी के इलेक्ट्रिकल इंफ्रा में अभी भी काफ़ी हद तक जब हम आए थे बहुत इश्यूज़ थे। स्लोली एंड ग्रेजुअली करते हम एक सर्टेन लेवल तक अचीव कर चुके हैं, बट स्टिल फेज़ 2 में मैं आज भी कहूँगा एलटी पैनल में जो एक स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आईसी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस हिसाब से हमारी एक बस डक्ट होनी चाहिए, बस डक्ट के हिसाब से सेटअप होना चाहिए, वो आज भी मिसिंग है, जिसको हम कहीं ना कहीं हमको इम्प्रूव करना है। अदरवाइज किसी भी दिन क्या होगा, एक दिन सरप्राइज आएगा कि वो पर्टिकुलर केबल ब्लास्ट हुआ और जो है पता चला 2 दिन 3 दिन हम जनरेटर पे चल रहे हैं, या हो सकता है इस तरीके का ब्लास्ट हुआ क्योंकि केबल से ही सप्लाई हो रही है, तो हम सप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। काफ़ी जगह पे हुआ है, कई टावर्स में, टावर लास्ट ईयर 12A में पूरी बस डक्ट उड़ गई थी। तो ये सारी चीज़ों पे, इंफ्रा पे भी हमको कंटिन्यूअस ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मशीनरी है, उसको रिपेयर मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये मेरे 3-4 अहम मुद्दे हैं जिस पे मैं कार्य करना चाहता हूँ। धन्यवाद। एनी क्वेश्चन किसी को, कुछ भी इन सब विषयों को? पैसा कहाँ से आएगा बहुत कैंप के अलावा? पैसे के लिए देखिए, कैम की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हम लोग साल के 20 से 25 करोड़ के आसपास की लगभग कलेक्शन होती है। एग्जैक्ट फिगर देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वेराई कर रही होती है। ये जो भी मैंने मुद्दे की बात की है, रूटीन मेंटेनेंस एफएम के फैसिलिटीज़ के जो हैं, उससे ही पैसे की अरेंजमेंट है, नंबर 1। दूसरा, जो गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल रहे हैं, वो गैस वाले की डेफिनेटली एक्सपेंशन आएगा कि उसमें एक खर्चा हमें चाहिए होगा। उसके पैसे की व्यवस्था ये है कि एक अभी हम लोग एज ए टीम 1LB आ रहे हैं। 1LB का एक बहुत बड़ा मेजर चीज़ है कि हम लगभग 3 करोड़ की सेविंग करने वाले हैं। तो वो जो 3 करोड़ की सेविंग करेंगे, जो रेजिडेंट से पास जाएगा, वहाँ से कहीं ना कहीं डेफिनेटली उस चंक को हमको देखना पड़ेगा कि उसके थ्रू हम, ये जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आएगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी। एज ए सोसाइटी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी चॉइस। उसके लिए वो पैसा वहाँ से भी आएगा, प्लस एफएम में थोड़ा बहुत एक्सपेंस के लिए हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा रहता है, जिसके थ्रू हम ये रिपेयर मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो आई थिंक उससे हम प्रायोरिटाइज करके चीज़ों को लेकर के आ सकते हैं। तो मतलब आपका कहना ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे 29 टावर 29 है, उसका तो बुरा हाल है ना, सारा प्लास्टर निकल चुका है, झड़ चुका है। ऐसे टावर 5 में मैं देख रहा हूँ सरिये बाहर आ रहे हैं। तो क्या हम इसको फेज वाइज नहीं कर सकते, या हम लोग ऐसे ही हर बार भी पैसा इकट्ठा करो और फिर व्हाट इज योर प्लान? देखिए, इसमें कोई भी पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, सिर्फ इंटेंशन की ज़रूरत है। आपकी सरिया सीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 50 किलो की जो बोरी आती है वो 500 रुपये की होती है, ठीक है। सिर्फ इंटेंशन है कि आप उसको किस तरीके से प्रायोरिटाइज कर रहे हो। इट्स नॉट मोर देन, मतलब करोड़ की खर्चे नहीं है, ये कुछ लाखों रुपए में खर्चे हैं टोटल। अगर मैं सोसाइटी की बात करूं, लेबर कॉस्ट और सारी चीज़ों को करके, तो हमारे विद इन एफएम के फैसिलिटी मैनेजमेंट के पैसे से हम कर सकते हैं। तो कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है, जो आप कैम दे रहे हो उसके सफिशिएंट है और उसमें हम कर सकते हैं। 2 साल से लगातार बढ़ता ही जा रहा है, मुझे तो लगता है कि अब तक किसी ने कुछ काम किया है। अगेन ये मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा कि लोगों ने किया नहीं किया, बट हाँ 20 साल का मेरा विजन है कि मैं इसको 100% सही तरीके से, इसको प्लास्टर को प्रॉपर तरीके से रिपेयर मेंटेन करवा करके चीज़ें देखूँगा। मैम, इट्स नॉट अबाउट द सिंकिंग फंड। यहाँ पे क्या है, हम ऑलरेडी ₹2.90 के आसपास देते हैं,
₹2.90 में अगर उसकी ब्रेकअप आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा अमाउंट हमारे पास रहता है जो ये रेगुलर मेंटेनेंस के लिए हमको मिल जाता है। उसके बेसिस पे अब अगेन वही है कि वो पैसा हम हॉर्टिकल्चर में खर्चा करने वाले हैं, हम फूल लगाने वाले हैं, कि हम ये प्रायोरिटाइज करेंगे। इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटी, हम कहाँ पे अपना वो पैसा खर्चा करने वाले हैं। तो वो आपको एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास डेटा है बहुत पुराना, उसके हिसाब से हम चीज़ों को ले करके एनालाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास एनालिसिस टूल्स भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि टॉप 10 प्रायोरिटीज़ क्या है। हो सकता है इट कुड बी फॉर मी इलेक्ट्रिकल, नेक्स्ट आएगा हो सकता है वो बात करेगा हॉर्टिकल्चर की, हो सकता है थर्ड वन आगे पेंट की बात करेगा। इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटी। डेफिनेटली बजट कम है, उसमें हमें जो बेस्ट लेकर के देना वो निकालना। But say if you talk about the society priority right now, I think is fire safety, because lifts and fire are the most important thing for a high-rise building. So maybe you have not even talked about fire. You talked about something beautification, which is very very essential. But what about fire? फायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैम अगर मैं बात करूं, जब हम लोग यहाँ पे आए थे A1 में, उस टाइम पे फायर का सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे फायर की पाइपलाइन चार्ज भी नहीं थी। तीनों AOA ने स्लोली एंड ग्रेजुअली काम करते ये कर दिया कि आज की डेट में आई कैन एश्योर यू कि किसी भी जगह पे आग लगेगी तो एटलीस्ट उस जगह पे आपको पानी मिलेगा। दिस इज़ द, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसने काम किया किसने नहीं किया, उस पर नहीं जाना चाहता, बट मैं ये कहूँगा ये काम हो चुका है। जब हम आए थे आपको टॉप फ्लोर पे अगर आग लग जाएगी तो आपके पास पानी अवेलेबल नहीं था। बट फायर की एक मेजर इशू आज भी एग्जिस्ट करती है। जो टावर 25, 26, 27 हैं, उनके नीचे की जो बेसमेंट्स है वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो इंफ्रा ही क्लोज नहीं हुआ है। उसको क्लोज कराने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कहीं ना कहीं हम IRP से फॉलोअप करके एक जो फंड्स हैं जिनको अरेंज कराना है उस पर भी कंटिन्यूअस रिगरसली फॉलोअप करना पड़ेगा। पीछे हमने किया भी है, IRP से फॉलोअप करके एट द एंड ऑफ द डे हमने अपनी FM ले करके आए, अपनी चीज़ें करके आए। जो स्वतंत्रता थी वो हम ले करके आए हैं, पीछे भी काम किया था, करके दिखाया था, आज भी इंश्योर है। जो फायर का आपने मैम बोला, अब फायर में नेक्स्ट लेवल का काम है फायर पैनल। 3 चीज़ें लेवल पे था, एक पहला पानी चाहिए, पानी की व्यवस्था हो चुकी है। आउटर वाला जो पेरिफेरी है उसमें थोड़ा बहुत कुछ जगह पे मिसिंग है, अदरवाइज सब लगभग सारी जगह पे चार्ज है। अब ना फायर पैनल होने चाहिए, नेक्स्ट लेवल की ऑटोमेशन की बात करें तो फायर पैनल आपके पास अवेलेबल होने चाहिए या सेंसर बेस्ड सोल्यूशन होना चाहिए जो आपके पर्टिकुलर होते हैं। दिस इज़ द बेस्ट आइडियलिस्टिक सिचुएशन जो कि कहीं ना कहीं हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली ही हम अचीव कर सकते हैं, बिकॉज अगेन जो फंड का बात की गई है वो फंड इतने ज़्यादा नहीं अवेलेबल है। बट यस, ये प्रायोरिटी रहेगी पैनल की भी, फायर पैनल की। अगर मेरा आप मैनिफेस्टो पढ़ोगे तो यस आई टॉक्ड अबाउट, डेफिनेटली यहाँ पे भी मैंने फायर पे नहीं बोला उतना ज़्यादा, लेकिन यस फायर का है मेरे भी ऑब्जेक्टिव। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, अभी थोड़ा सा गौरव जी को एक और कमिटमेंट है उनकी, तो और अभिनय से क्वेश्चन आंसर फिर से रिज्यूम हम कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।